गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से प्रीमोर्डियल जर्म सेल से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी 4 हैप्लॉइड इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इन स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर एक इमेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटिड के अंदर किस किस कौन से चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हमने डिस्कस किए थे। तो स्पर्मेटिड से जब मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर स्पर्मेटिड में वेरियस चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। स्पर्मेटिड के अंदर एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा और जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी से बनता है। इसके बाद में सेकंड नंबर था चेंजेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लिक मटेरियल है स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटिड के अंदर जो भी स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस में जो भी न्यूक्लिक मटेरियल है वो सारा बाहर रिमूव कर दिया जाता है। केवल जो वहां पे जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल, वही वहां पे प्रेजेंट होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्पर्म के वेट को लाइट करने, यानी जो भी अनवांटेड या जो स्पर्म के लिए भी जरूरी नहीं है उस मटेरियल को बाहर रिमूव कर देना। तो जैसे प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह या राइबोसोम्स सारे बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे रहता है केवल जेनेटिक मटेरियल यानी हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद में तो चेंजेज इन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो स्पर्मेटिड के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के जस्ट बिलो ठीक नीचे जाके अरेंज हो जाता है, वो कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा सेंट्रियोल है जो नेक पार्ट में, स्पर्म के नेक पार्ट में अरेंज हो जाता है, वो कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। इसके साथ ही चेंजेज इन नेक्स्ट है अपना चेंजेज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म की जो यहाँ पे है स्पर्म के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस कारण साइटोप्लाज्म को मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमूव फ्रॉम द स्पर्म। स्पर्मेटिड से ज्यादातर जो भी साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हेड पार्ट में प्रेजेंट ना होकर स्पर्म के मिडिल पार्ट के अंदर ये है प्रेजेंट होते हैं। हम मिडिल पार्ट में किस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, तो जो एक एक्सियल फिलामेंट है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे, एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर सराउंडिंग स्पाइरली अरेंज रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद में तो ये सारे चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प कौन करता है, वो है सर्टोली सेल्स। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के अंदर हमेशा स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के दौरान। जब प्यूबर्टी आती है लगभग 12 to 14 की जो एज है नियर अबाउट, उस दौरान जब हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन रिलीज करता है तो उसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी और वो एक्टिवेट करती है एलएच एंड एफएसएच को रिलीज करेगी और ये जाके एक्टिवेट करेंगे लेडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स को। इस प्रकार से प्यूबर्टी के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको मालूम है स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है, यानी हमने जो अपनी प्रीवियस क्लासेज है उनके अंदर भी अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर रखी है। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। ये 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हो गया इसका हेड पार्ट। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है डिवाइड करते हैं हेड पार्ट। सेकंड नंबर नेक पार्ट, मिडिल पार्ट, एंड टेल पार्ट। तो स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड पार्ट के अंदर नेक पार्ट, मिडिल पार्ट और टेल पार्ट, या स्पर्म का सिर वाला भाग नेक पार्ट जिसे गिरवा बोलते हैं, मिडिल पार्ट मध्य भाग, टेल पार्ट पूंछ वाला भाग। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्म की वो एक मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर है जो कन्वर्ट हुआ था स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्मेटिड के द्वारा। तो हमने बात की थी हेड, सबसे पहले देखते हैं हेड पार्ट। यानी जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर होता क्या है, तो हेड पार्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट के अंदर। एक्रोसोम, इसके अंदर हम फर्स्ट नंबर बात करेंगे
एक्रोसोम और सेकंड बात करेंगे हम न्यूक्लियस की, यानी एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। हेड पार्ट के अंदर ये दो ही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होती है, एक तो न्यूक्लियस हो गया और दूसरा एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो हम पढ़ चुके हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा। एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है स्पर्म के अंदर। तो इसके साथ ही इसके अंदर होता क्या है, एक्रोसोम के अंदर हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइटिक एंजाइम्स जो लाइसिस करते हैं दूसरी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का, डिग्रेड करने का काम करते हैं, या सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके एग्जांपल है कुछ एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसिन, ड्रोनालाइसिस। तो ये सारे एग्जांपल है लाइटिक एंजाइम्स के जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है एक्रोसोम के अंदर। तो इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, ये एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं। कब रिलीज किए जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के दौरान। जब स्पर्म अटैच होगा एक मेम्ब्रेन से, तो जब स्पर्म एक मेम्ब्रेन से अटैच होगा तो हेड पार्ट उसका आगे से मेम्ब्रेन फट जाएगी और फटने के बाद लाइटिक एंजाइम्स एक्रोसोम से रिलीज होंगे और वो हेल्प करते हैं जो एक मेम्ब्रेन है, एक की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के अंदर, यानी एक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से जो स्पर्म होता है वो पेनिट्रेट करता है एग के अंदर, यानी ये जो सभी एंजाइम है वो एक मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने का काम करता है। और रिलीज कब की जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस या जो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे जो हेड का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बना होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती है। यहाँ पे जो स्पर्म का हेड है उसका अधिकतर भाग मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाया जाता है न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के अंदर हैप्लॉइड अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और किसी भी प्रकार का कोई अदर मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। इसके साथ ही क्या होता है, जो स्पर्म हेड है न्यूक्लियस के अंदर भी स्पर्म हेड है, स्पर्म हेड की बात करते हैं तो जो स्पर्म की मेम्ब्रेन होती है, अब स्ट्रक्चर में बात करेंगे, स्पर्म मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। स्पर्म जो हेड है उसके आउटर मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ कुछ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो कहलाती है एंटी फर्टिलाइजिंग। अब एंटी फर्टिलाइजिंग का क्या फंक्शन है, यह एंटी फर्टिलाइजिंग बाइंड होती है किसके साथ, फर्टिलाइजिंग के साथ। ये बाइंड होगी फर्टिलाइजिंग के साथ जो प्रेजेंट होगा एक मेम्ब्रेन पर। कब, फर्टिलाइजेशन के दौरान। फर्टिलाइजेशन के दौरान एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स बाइंड होगी फर्टिलाइजिंग के साथ और यह फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होते हैं एक मेम्ब्रेन पर। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद में भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यानी यह जो दोनों का इनका जो आपस में रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्ट करती है, यही एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन को अपना अलाउ करता है। यानी एंटी फर्टिलाइजिंग हमेशा फर्टिलाइजिंग के साथ ही बाइंड होगी। अगर एक मेम्ब्रेन पर अगर कोई प्रोटीन या रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उससे वह बाइंड नहीं हो पाएगी। इस कारण से एंटी फर्टिलाइजिंग जो स्पर्म के
मेल के स्पर्म पे प्रेजेंट है वो उसी एग से हमेशा बाइंड होगा स्पर्म जिस पर फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होती है और एंटी फर्टिलाइजिंग काम प्रेजेंट होती है ह्यूमन एग पर। ठीक है, और अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द हेड पार्ट का फॉर्मेशन करता है, हैप्लोइड जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसके साथ ही क्या होगा, जस्ट बिलो न्यूक्लियस के बिल्कुल ठीक नीचे एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के ठीक नीचे एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के ठीक नीचे सेंट्रियोल पाया जाता है। हमने स्पर्मियोजेनेसिस में डिस्कस किया था, सेंट्रियोल 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं स्पर्म के अंदर, एक प्रोक्सिमल और दूसरा डिस्टल। जो प्रोक्सिमल होता है वो स्पर्म के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है और डिस्टल जो होता है वो अभी बात करेंगे नेक पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, जो यहाँ पे सेंट्रियोल की बात करते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की बात करते हैं, तो उसका फंक्शन क्या होगा, तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है उसका फंक्शन होता है, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसका जो फंक्शन है वो है स्टार्ट द क्लीवेज प्रोसेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यह क्लीवेज प्रोसेस को स्टार्ट करता है एग के अंदर का फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लीवेज क्या हो गया यहाँ पे, क्लीवेज हमने बात की थी ओंटोजेनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ रहे थे वहाँ पे, यानी जब जाइगोट बनता है, ये हमें मालूम है जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड एक सेल होती है जो बनती है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो जब जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट होता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और डिवीजन के द्वारा क्या जाइगोट डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज करता है और एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन की प्रोसेस है वो डिवाइड होगा, वो प्रोसेस ही कहलाती है क्लीवेज, जिसे बोलते हैं विभेदन की क्रिया या विभेदन कहा जाता है उसको। तो ये क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी हम बोल सकते हैं कोई भी एग है तो एग तो कभी भी डिवाइड हो सकता है, यानी बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही एग डिवाइड क्यों होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले एग के अंदर डिवीजन की प्रोसेस क्यों स्टार्ट नहीं होती है। एग के अंदर डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेंट्रियोल कहां से एंटर करेगा, सेंट्रियोल हेल्प करता है डिवीजन के अंदर, तो सेंट्रियोल एंटर करेगा स्पर्म से, और कब, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जब स्पर्म जाके अटैच होगा एक मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन को रप्चर करने में या तोड़ने में हेल्प करते हैं लाइटिंग एंजाइम्स। एक मेम्ब्रेन हट जाएगी, हटने के बाद एक्रोसोम से लाइटिंग एंजाइम रिलीज होंगे, एक्रोसोम के हेड पार्ट से न्यूक्लियस रिलीज होगा और सेंट्रियोल रिलीज होगा, और ये सेंट्रियोल रिलीज होके जाएंगे एग के अंदर, और एग के अंदर वो स्टार्ट करेगा, जब सेंट्रियोल पहुंच जाएगा तो वहां पे क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन होता है एग के अंदर क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट करना, और कब करना, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। थर्ड नंबर आता है आपका नेक पार्ट, इसे गिवा भाग, या कभी कभी इसको मिडिल पार्ट के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो नेक पार्ट होता क्या है, ये क्या करता है, बिटवीन द हेड और मिडिल पार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, कितने प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड मिडिल पार्ट, ये कनेक्ट करता है हेड को मिडिल पार्ट से। स्पर्म का जो नेक पार्ट है वो कनेक्ट करता है हेड को मिडिल पार्ट से, और जो नेक पार्ट होता है उसके अंदर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, सेकंड सेंट्रियोल जो कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो स्पर्म का जो यहाँ पे पढ़ रहे नेक पार्ट कनेक्ट करता है स्पर्म हेड को मिडिल पार्ट से, और नेक पार्ट के अंदर गिवा भाग के अंदर एक सेंट्रियोल, जो सेकंड सेंट्रियोल है, फर्स्ट वाला प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के ठीक नीचे, और सेकंड प्रेजेंट होता है नेक पार्ट के अंदर, और वो कहलाता है अपना डिस्टल
सेंट्रियोल, दूरस्थ तारकाय जिसको बोलते हैं, ये कहलाता समीपस्थ तारकाय। तो डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा नेक पार्ट के अंदर। अब डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? फर्स्ट की हमने बात कर ली थी, क्लीवेज प्रोसेस में हेल्प करता है, लेकिन सेकंड का क्या फंक्शन होगा? सेकंड क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, अक्षीय तंतु का एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। कहां पे? मिडिल पार्ट के अंदर, जो इलोंगेटेड होता है टेल पार्ट तक, यानी जो टेल पार्ट तक अपना वृद्धि करता है या फैला हुआ होता है। तो ये याद रखना, डिस्टल सेंट्रियोल करता क्या है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, जो मिडिल और टेल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो अपना होता क्या है? एक्सियल फिलामेंट होता है वो 9+2 तो हमने जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, डिस्कस पहले आपने पढ़ रखा होगा, जो फ्लैजिला होता है उसकी स्ट्रक्चर 9+2 जो स्ट्रक्चर होती है, 9 मॉलिक्यूल आउटर में और 2 सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से ये एक्सियल फिलामेंट 9+2 लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जो एक फ्लैजिला के अंदर पाई जाती है। तो जो ये एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट आपका प्रेजेंट होगा मिडिल पार्ट और टेल पार्ट के अंदर, जिसका फॉर्मेशन किया जाएगा डिस्टल सेंट्रियोल से, जो 9+2 लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला से मिलकर बना होता है। या जो फ्लैजिला की 9+2 फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, 9 पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ, और 2 सेंटर में प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है एक्सियल फिलामेंट। ये तो हो गया आपका नेक पार्ट। अब आपका थर्ड नंबर आता है थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं इधर। थर्ड जो पार्ट आपका मिडिल पार्ट, नेक पार्ट के बाद में या टेल पार्ट से, नेक और टेल पार्ट के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो कहलाता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या होता है? मिडिल पार्ट में एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जो कि फॉर्मेशन किया जाता है डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा। और मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मिडिल पार्ट बना होता है एक्सियल फिलामेंट और माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है यहाँ पर 5। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक वे में यहाँ पर अरेंज रहते हैं। अरेंज कैसे रहेंगे? अरेंज स्पाइरली, इस प्रकार से अरेंज रहेंगे, स्पाइरली अरेंज रहेंगे, स्पाइरल फॉर्म में अराउंड द सराउंडिंग में। एक्सियल फिलामेंट, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होंगे और एक स्पेसिफिक वे में अरेंज रहते हैं। यानी यह जो एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है मिडिल पार्ट के अंदर, उसके चारों ओर स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का यह अरेंजमेंट कहलाता है, तो यहां पे देखना, नेवेन कर्व। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडिंग द एक्सियल फिलामेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म इज नोन एज नेवेन कर्व। तो नेवेन कर्व क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर, कहां पर? मिडिल पार्ट में, वही कहलाता है नेवेन कर्व। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही मिडिल पार्ट में हम बात कर सकते हैं साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर भी प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो साइटोप्लाज्म है वो एक डेंस, अपनी डेंस सघन गाठी सघन डेंस लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। हम बात कर लेते हैं डेंस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मिडिल पार्ट में पेरिफेरी की तरफ एक साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर भी प्रेजेंट होती है, और ये डेंस लेयर इलोंगेटेड होती है हेड पार्ट तक। इस स्ट्रक्चर में हम ठीक से समझेंगे इसको। तो जो डेंस लेयर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, तो मान लो ये मिडिल पार्ट, तो इसकी पेरिफेरी बाहर की तरफ डेंस लेयर प्रेजेंट होगी साइटोप्लाज्म की, और ये वैल्यू होगी अपने स्पर्म हेड तक।
जो एक स्पर्म को स्पेसिफिक शेप देने में हेल्प करती है। उसका जो स्ट्रक्चर अपनी जो शेप है स्पर्म की उसको बनाने में हेल्प करती है डेंस लेयर, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। तो डेंस लेयर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, इसी डेंस लेयर को बोलते हैं यह डेंस लेयर कहलाती है। मेन सेल, ठीक है। तो मेन सेल क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर है। मेन सेल क्या? साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर है जो प्रेजेंट होगी मिडिल पार्ट में, पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ। मिडिल पार्ट में कभी भी बीच में नहीं पाई जाती। मिडिल पार्ट की जो मेम्ब्रेन है आउटर की तरफ प्रेजेंट होती है यह साइटोप्लाज्म की लेयर, और ये फैली होती है या प्रेजेंट होती है मिडिल हेड पार्ट तक। जो हेड पार्ट को स्पर्म को स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर या शेप उसको प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करती है। तो यह डेंस लेयर कहलाएगी साइटोप्लाज्म की मेन सेल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट में टेल पार्ट। अभी टेल पार्ट क्या होता है? लंबा और पतला भाग स्पर्म का कहलाता है टेल पार्ट। तो अपना टेल पार्ट क्या होगा? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म एंड लॉन्ग एंड थिन पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के जो बाकी पार्ट्स होते हैं हेड और मिडिल पार्ट, उनके कंपेयर में काफी पतला होता है और लंबा होता है, और ये प्रेजेंट होगा सबसे नीचे या मिडिल पार्ट के नीचे। लोअर मोस्ट लॉन्ग एंड थिन पार्ट ऑफ द स्पर्म। अब ये किससे मिलकर बना होगा? अब जो टेल पार्ट है स्पर्म का, जो पूंछ भाग की बात करते हैं टेल पार्ट है, वो मिलकर बना होता है। यहाँ पे हमने बात की थी डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है एक्सियल फिलामेंट का, और एक्सियल फिलामेंट लेजिया लाइक स्ट्रक्चर है जो 9+2 फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। ये एक्सियल फिलामेंट मिडिल पार्ट से होता हुआ टेल पार्ट तक फैला होता है। तो यहाँ पे जो टेल पार्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा वो किया जाएगा एक्सियल फिलामेंट के द्वारा, या यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट यहाँ तक फैला होता है। इसके साथ ही जो टेल पार्ट है वो हेल्प करता है, यानी इसका फंक्शन की बात करते क्या होगा? मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो अपना टेल पार्ट है स्पर्म का टेल पार्ट है वो हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट में, यानी स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो टेल पार्ट की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। अब जब स्पर्म मूव करेगा तो इसे हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कोई मूव करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, जब भी हम मूव करते हैं या कोई भी एनिमल की बात करते हैं वो मूव करता है, तो उसे मूवमेंट के अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, यानी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज की जाएगी, और वो एनर्जी हेल्प करती है मूवमेंट के अंदर। जैसे हमारा चलना, बोलना, दौड़ना जो भी है उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। अब बात करते हैं एटीपी। स्पर्म कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। स्पर्म मूव करता हुआ जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद मूव करता हुआ पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब्स में, जहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट की प्रोसेस होती है। तो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसको एनर्जी के फॉर्म में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और हाई अमाउंट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एटीपी मिलेगी कहाँ से इसको? अब बात करते हैं एटीपी का फॉर्मेशन। हमने पहले पढ़ भी रखा है कि एटीपी का फॉर्मेशन क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यह एटीपी काम आती है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने बात की मिडिल पार्ट के अंदर हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, यानी हमने हाई अमाउंट की बात की थी। यहाँ पे हाई अमाउंट में क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो उनका फंक्शन ये है, माइटोकॉन्ड्रिया हाई अमाउंट में इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि वो एटीपी प्रोड्यूस कर सके, यानी जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ही ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, और जितनी ज्यादा एटीपी होगी उतना ही स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जो मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, और एटीपी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो हेल्प करेगी स्पर्म के मूवमेंट में, और स्पर्म का मूवमेंट जो होगा वो होगा
टेल पार्ट जो स्पर्म का टेल पार्ट है उसकी हेल्प से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी टेल पार्ट में नहीं होता। माइटो जो टेल पार्ट होता है ना थिन और इलोंगेटेड पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है, थिन इसलिए जो उसे इजीली मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक मिडिल पार्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी एक सेंट्रियोल की ओर बात करते हैं, मिडिल पार्ट के अंदर हम बात करते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होती है। मिडिल पार्ट में बात करें तो हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट के लोअर पार्ट के अंदर, लोअर मोस्ट पार्ट के अंदर वो कहलाता है रिंग सेंट्रियोल। यहाँ पे जो है रिंग सेंट्रियोल, मिडिल पार्ट के लोअर मोस्ट पार्ट के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसे रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा ये यहाँ से टेल पार्ट जो हो गया यहाँ पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्प्लेसमेंट, इसको तो प्रतिस्थापन यानी डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करना जाना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है ये सेंट्रियोल, यानी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट में है उसके डिस्प्लेसमेंट को रोक देता है कौन, यहाँ पे प्रेजेंट रिंग सेंट्रियोल, जिससे जो माइटोकॉन्ड्रिया को टेल पार्ट में नहीं जा पाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होगा, उसके नीचे रिंग सेंट्रियोल पाया जाएगा। रिंग सेंट्रियोल का फंक्शन क्या, वो माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है टेल पार्ट के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है एनर्जी इसको टेल को, जिससे टेल मूवमेंट में हेल्प करती है स्पर्म के। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे 4 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट नंबर हो गया अपना हेड पार्ट, सेकंड हो गया नेक पार्ट, मिडिल पार्ट एंड टेल पार्ट। इस प्रकार से जो 4 प्रकार के जो अपने पार्ट है इनसे मिलकर बना होता है कंप्लीट स्पर्म। और प्रत्येक जो एवरी पार्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता होगा, क्या क्या फंक्शन होता है, ये हमने यहाँ पे डिटेल से